Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. So बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो इस साल आपके T2 में आने वाला है। क्लास 8th की हम बात कर रहे हैं, क्लास 8th हिस्ट्री की। हाँ, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ट्राइबल्स की। हाँ, दिस विल बी अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर और बोर्ड ने इस साल इसको ऐड किया और 4 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, जिसमें बात की गई है ट्राइबल्स डिक्स की। ठीक है, ट्राइबल्स और डिक्स की बात की गई है, या ट्राइबल्स की है, डिक्स की है, और उसके बगैर विजन ऑफ गोल्डन एज। ये गोल्डन एज क्या है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। व्हाई द एज हैज बीन नेम्ड एज द गोल्डन एज एंड व्हाई व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्स। डिक्स किनको कहा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट वी फर्स्ट नो व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्स। चलिए पहले देखते हैं ये डिक्स क्या होता है। ठीक है, लेट वी सी ये डिक्स क्या है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं ये डिक्स क्या होता है। डिक्स का सीधा सीधा मतलब है आउटसाइडर। याद रखिएगा, आउटसाइडर। अब आउटसाइडर कहां पे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक आउटसाइडर कहां पे, किस जगह पे आउटसाइडर, कौन सा आउटसाइडर। ठीक है, आउटसाइडर मीन्स, आउटसाइडर का मतलब होता है यूरोपियन। हाँ, जब भी आउटसाइडर की बात होगी तो आउटसाइडर हम कहेंगे जो भी आउटसाइड होगा, जो भी कहां का होगा, जो भी आउटसाइडर होगा। अब आउटसाइडर उस जमाने में किससे कहा जाता था? उस जमाने में ये आउटसाइडर का कॉन्सेप्ट था यूरोपियंस के साथ। किनके साथ? यूरोपियंस के साथ। यूरोपियंस, यूरोपियंस और वी कैन से ब्रिटिशर्स। हाँ, इनके लिए ही टर्म यूज हुई है डिक्स। अब दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है ये ट्राइबल कौन होते थे। ट्राइबल्स के लिए अगर हम कहेंगे तो कबाइल, उर्दू जुबान में जो कबाइल होते हैं, जो कबीले होते हैं, हाँ, जो कबीले कबाइल लोग होते हैं, वो लोग जो कबीलों में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से रहते हैं, जिनके अपने जो सबसे जो प्रिमिटिव या पुराने तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्राइबल्स कहां पर रहते हैं? ये ज्यादातर जो ट्राइबल्स है दे लिव इन फॉरेस्ट्स। हाँ, दे लिव नियर बाय द फॉरेस्ट्स और दे लिव इन द फॉरेस्ट्स, ये याद रखिएगा। अब विजन ऑफ गोल्डन एज क्यों है? जब एग्रीकल्चर अपनी असली एज में थी, हाँ, या इसके बगैर वी विल सी जब रेजिस्टेंस स्टार्ट हुई तो फिर हम विद इन द चैप्टर देखेंगे कि गोल्डन एज किसे कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, चलिए समझते हैं कि बात क्या की गई है। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसी ट्राइबल पे बात होगी। ट्राइबल कौन होंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही कहेगा ट्राइबल्स हैड कस्टम्स रिचुअल्स। इनके अपने रस्म रिवाज होते हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका होता है। ठीक है, ट्राइबल्स अगर हम देखेंगे कुछ 750, अगर हम रिसेंट सर्वे देखें तो 700 से ज्यादा इंडिया में, 700 से ज्यादा इंडिया में ट्राइबल्स है। और अगर हम देखेंगे ये कुछ 8% के करीब इंडिया की पॉपुलेशन को बनाते हैं। हाँ, और अगर हम देखेंगे तो यहां पर आप देखिए बुक ने कहा है कि इनके जो रिचुअल्स है, इनके जो रस्म रिवाज है वो ब्राह्मण से अलग है, ब्राह्मण से अलग है। ध्यान से सुनिएगा, वो ब्राह्मण से अलग है। अब ये ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण है ऊपरी जात, हाँ, बड़ी जात वाले। और यहां पर भी जब हम देखते हैं तो ब्राह्मणों से बिल्कुल ये अलग है, ये डिफरेंट है। इनकी यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस है। हाँ, ट्राइबल्स वो लोग हुए, अब ट्राइबल्स वो ग्रुप हुआ जिनके सोशल डिफरेंसेस है विद, शाबाश, किनके साथ? अभी मैंने कहा विद ब्राह्मणस। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग है, यानी इनकी तर्ज जिंदगी अलग है, ब्राह्मणस की अलग है, यानी हिंदूज का अलग है। ठीक है, यानी ये कहीं कहीं पर हम कहेंगे ये हिंदूज भी हो सकते हैं, मगर क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स का रिलीजन अलग है, बहुत सारे ट्राइबल्स का रिलीजन के साथ साथ उनके अपने ग्रुप्स में अपने ट्राइबल हेड्स होते हैं। अब जरा देखेंगे कुछ चीजें जो बुक ने आगे जाकर आपसे पूछी होंगी। व्हेन यू सी द चैप्टर, मिड 18th सेंचुरी बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन फैमिली ऑफ मुंडास, अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर। अब यहां पर कंसर्न है बिरसा मुंडा कौन है? लीडर है। बिरसा मुंडा एक लीडर है जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश को स्टार्ट करेगा। सिंपल वर्ड्स में याद रखना है, बिरसा मुंडा वाज लीडर ऑफ ट्राइबल्स इन छोटा नागपुर एरिया। हाँ, अब जब हम देखेंगे छोटा नागपुर कहां पर पड़ता है तो मेरा बच्चा आप क्या करोगे, आप मैप की तरफ देखोगे। जब आप मैप की तरफ देखोगे तो आपको ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, वहां पर एक ग्रुप आपको संथाल्स का मिलेगा। हाँ,
आपको वहां पर क्या मिलेगा, संथाल्स का एक ग्रुप मिलेगा। आपको दूसरा ग्रुप बेटा यहाँ पर संथालों के बाद आप अलग अलग ग्रुप को, आपको गोंडस मिलेगा, आपको गुज्जर मिलेगा, आपको शरिया, बिल, बोटिया, हाँ, गडीज, गुज्जर, बकरवाल मिलेंगे, आपको कोया मिलेगा, हाँ, और आपको बंजारा मिलेगा। मगर वहीं पर आप क्या देखोगे इंडिया के जब आप चलोगे तो आपको मिलेगा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, हाँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हाँ। अब यहां पर जब आप चलोगे तो साउथ ईस्ट की तरफ जब आप चलोगे तो आपको इंडिया का ये वाला परगना, ये वाला साइड देखने को मिलेगा, जिस साइड को छोटा नागपुर एरिया कहा जाता है। इसी छोटा नागपुर प्लेट्यूज के नाम से बड़ा मशहूर है, हाँ, एक एरिया है। वहां पर क्या मिलेगा, हाँ, उसने क्या किया, उसने ब्रिटिश की मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाई। और बिरसा मुंडा वो शख्स था, वो लीडर था जो चाहता था कि लोग सिकलिड बने, हाँ, जो चाहते थे कि लोग लिकर में यूज करें अपने, स्पेशली विद इन द ट्राइब्स, जो चाहता था कि ये जो हमारा ट्राइब है ये एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए काम करे। ठीक, अब ये चीज तो ब्रिटिशर्स को उस जमाने में मतलब खलेगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ब्रिटिशर्स हमेशा बिरसा मुंडा के अगेंस्ट ही अपना क्या करेंगे, ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब जरा देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेस्ट एरिया रिवॉल्टेड इन 1895। बिरसा मुंडा ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1895 में बाजाबता तौर पर एक रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किनके खिलाफ, इन एडिक्ट्स, इसीलिए बेटा टर्म कहा गया डक्स। ठीक है, डक्स, डक्स जो आप देखोगे, ठीक है, डक्स, ठीक, जो अभी हमने देखा, क्योंकि यूरोपियंस थे। और फिर इसे, ये कब इसकी मौत जो होगी वो 1900 सीई में होगी, किसकी, बिरसा मुंडा की। चलिए थोड़ा आगे चलेंगे, मैप को जरा ध्यान से याद रखिएगा। ठीक, नाउ लेट वी सी, अब जब हम आगे चलेंगे तो हमें देखने को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, जैसे ये ट्राइबल्स अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे। जब आप देखोगे 19th सेंचुरी, अब ये 19th सेंचुरी जरूरी है कि ये 19th सेंचुरी सर कहां से स्टार्ट होती है, तो याद रखिएगा 1801 से 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है। कहां से, 1801 से 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है। यानी जब आप इससे नीचे आओगे तो 1701 से कौन सी सेंचुरी स्टार्ट होगी, 18th सेंचुरी, रिमेंबर माय गाइस। ठीक है, 1601 से क्या स्टार्ट होगी, ये बेटा होगी स्टार्ट, वेरी गुड, 17th सेंचुरी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हाँ, और जरा ध्यान से बेटा देखिएगा बोर्ड की तरफ, ये जरा चेक कीजिएगा, 17, यानी सीधी सीधी बात है कि 1701 से 1799 तक कौन सी सेंचुरी रहेगी, ये 18th सेंचुरी रहेगी। अच्छा, 1601 से लेकर 1699 तक, ठीक, कौन सी सेंचुरी रहेगी, ये सीधी सीधी बात है। क्योंकि ये जो मैं अगर आपको बिल्कुल ना आसान एक ट्रिक से समझाऊं, तो ये जो दो डिजिट से पहले ये दिखा रहे कि इतने 100 साल बीत गए हैं और एक नई सेंचुरी स्टार्ट हो रही है, दैट वाई। ठीक है, यहां पर भी वैसी हम बात देखेंगे, क्योंकि बात पूछी गई थी ये बार बार, जो 17, 18, 19 सेंचुरी है, बच्चे कैसे से लिखेंगे, बच्चे इसे कैसे पढ़ेंगे। आई विल मेक श्योर ईच एंड एवरीथिंग इन दीज क्लासेस। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, पूरी कोशिश कि मैं इन टर्मिनोलॉजीज को, कॉन्सेप्ट्स को विद इन दीज लेक्चर्स आई विल ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंडेबल। ओके, आप बने रहिए, हाँ, कमेंट कीजिए कंटिन्यूअसली, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड आई विल मेक पॉसिबल दैट यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल साइंस। ठीक है, जरा देखिए क्या कहा गया है, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे, ये मैटर है ना, ये इनका डिपेंडेंस, 3 चीजें आपको याद रखनी होगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनमें से कुछ, ज्यादातर जो ट्राइबल्स थे उन वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे कुछ, यानी वो शिकार करके खाते थे, कुछ गैदरिंग करते थे, यानी कुछ वहां पर चीजें, यानी एक ग्रुप, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी थे जो जंगल में चीजें जमा कर करके, जंगल के जो जंगल में से स्पेशली फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, या कुछ स्पेशली हम कहेंगे जो ट्रीज है उनकी बाकस या उनके फल वगैरह कलेक्ट करते थे। ठीक, कुछ वहां पर कल्टीवेशन करते थे, दैट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, सो ये कुछ 3 तरीके थे, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्राइबल्स की, कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे, यू कैन सी। ठीक है, कुछ यहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसे हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा, हर्डिंग एंड कलेक्शन, यानी अब यहाँ पर एक टर्म और एक आई है, हर्डिंग, यानी एनिमल रेयरिंग, यानी सम पीपल यूज एनिमल रेयरिंग, सम पीपल यूज क्या क्या करते थे। अब हम देखेंगे कि हाउ
ट्राइबल लिव देयर लाइफ, हाउ ट्राइबल, ध्यान से सुनना, हाउ ट्राइबल लिव देयर, शाबाश मेरा बेटा, लिव देयर लाइफ, कैसे वो अपनी जिंदगी गुजारते थे, तो हम कहेंगे बाबा जी वो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जिंदगी गुजारते थे। कैसे कैसे? एक अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो हंटिंग करते थे। क्या करते थे बेटा? हंटिंग करते थे। हमने कहा वहीं पर जो दूसरा एक और तबका था वो क्या करता था? गैदरिंग करता था। गैदरिंग का मतलब हंटिंग क्या करते थे? एनिमल्स को, जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको मारते थे। हाँ, और दूसरा हम कहेंगे गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब क्या था? वो जमा करते थे, कलेक्ट करते थे। ठीक है, क्या एनिमल, सॉरी यहाँ पर फ्रूट को, हाँ, फ्रूट के बगैर और भी बहुत सारी चीज थी, bark को, लीव्स को, हाँ, देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स दैट दे यूज्ड टू कलेक्ट। अब एक और ग्रुप था जिसे हम कहेंगे वो क्या करता था? वो हंटिंग एक, गैदरिंग एक, और तीसरा क्या करता था? हर्डिंग भी होती थी। हर्डिंग मीन्स यूज टू रियर द एनिमल, हाँ, वो एनिमल रियरिंग भी करते थे। ध्यान से सुनना, एनिमल रियरिंग भी करते थे। एक और ग्रुप जो बनेगा विद इन द ट्राइबल्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और ज्यादातर पॉपुलेशन 20th सेंचुरी तक, इवन 21st सेंचुरी में भी बहुत सारे लोग अभी भी नोमैडिक ट्राइब्स है, हाँ, नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट्स है, यानी जो अभी भी जानवर वगैरह पाल के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो जब हम यहां पर देखेंगे ये वाला एक और ग्रुप हमें सामने मिलेगा, वो क्या करेगा? वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी दे विल स्टार्ट फार्मिंग, वो फार्मिंग करेंगे। याद रखिएगा। हाँ, तो कितनी चीजें हुई, यू कैन सी हाउ ट्राइबल लिव द लाइफ, बहुत आसान है। हाँ, 4 मार्क्स ऐसे नहीं रखे, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये बराबर 12th हिस्ट्री तक बार बार पूछा जाएगा। ऐसे एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी आप कितना भी बड़ा एग्जाम आप दो, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। हाँ, बेसिक सोशल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चलेगा, ब्रिटिशर्स को कहां कहां से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, वो आपको यहां से वो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। ओके, सो लेट वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, सम वर जिम कल्टीवेटर्स। अब ये जिमिंग क्या होता था? कुछ इसके अलग अलग नाम है, कहीं पर जिमिंग नाम है, कहीं पर मार्पो नाम है, कहीं पर बीवर नाम है। हाँ, अलग अलग नामों से इसे पुकारा गया। जिमिंग वाज बेसिकली प्रैक्टिस, हाँ, कल्टीवेशन। जिमिंग इज नथिंग, इट इज कल्टीवेशन। अब किस चीज की कल्टीवेशन थी? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शिफ्ट कल्टीवेशन। ऐसी कल्टीवेशन जो मूव होती थी एक जगह से दूसरी जगह। क्या ये जमीन लेके जाते थे? नहीं। क्या ये फसल लेके जाते थे? हाँ। याद रखिएगा, यहां पर क्या होता था, जमीन का एक बड़ा सा हिस्सा लेते थे, बड़ा सा प्लॉट लेते थे। उस प्लॉट के ऊपर, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया था, वहां पर जो भी, हाँ, जमीन के नीचे जो वेजिटेशन थी उसको साफ करते थे। 2 तरीके होते थे, या तो ये पेड़ का, चलिए मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। एक बड़ा सा प्लॉट लिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, जिमिंग में, याद रखिएगा, जिमिंग मीन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहां पर जो एक बड़ा सा प्लॉट इन्होंने लिया, ठीक, एक बड़ा सा प्लॉट लिया। अब इस प्लॉट के ऊपर क्योंकि बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, अब खाली बड़े बड़े पेड़ ही नहीं, नीचे भी पेड़ हुआ करते थे, इसे साफ करते थे, हाँ, क्लियर करते थे इसे। याद रखिएगा, इस पैच को क्लियर करते थे ये, और इसका आधा आधा हिस्सा काट देते थे, फिर आग लगा देते थे इस सब हिस्से में। हाँ, और आग लगाने के बाद क्या होता था? आग लगाने के बाद जब राख बन जाती थी, उसी राख में ये गड्ढे बनाकर बीज डालते थे। याद रखिएगा। हाँ, और फिर क्या इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आई विल मेक द सम कैरेक्टर्स, अभी मैं बोर्ड पर कुछ कैरेक्टर्स लिखूंगा, बट उससे पहले चलिए पढ़ते हैं। क्या कहा गया? Gym cultivation, that is shifting cultivation, was done on small patches of land। हाँ, ठीक है, स्मॉल पैचेस पर भी होती थी, मोस्टली कहां पर? फॉरेस्ट्स में। यानी इसके लिए देखिए, बीवर टर्म यूज्ड फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो मैंने कहा मध्य प्रदेश के एरिया में, स्पेशली एमपी में ज्यादातर होता था। ठीक है, यहां पर आप, मैंने जो अभी बात इससे पहले की, आप देखिएगा, कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप्स। हाँ, ट्री टॉप्स को क्यों? यानी ट्री का ऊपरी हिस्सा, जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया, ठीक है, ये वाला एक ट्री का ऊपरी हिस्सा ये काट देते थे। हाँ, ट्री का ऊपरी हिस्सा, ताकि सनलाइट नीचे आ जाए। ओके, फिर वो क्या करते थे? अलो सनलाइट टू रीच ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड, जो मैंने अभी अभी, हाँ, क्या किया, एक्सप्लेन किया।
वन सेकेंड, ये वाला हिस्सा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, अगर आपको याद होगा, ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो वेजिटेशन यहाँ पर थी, इस वेजिटेशन को ये साफ करेंगे, जलाएंगे। क्यों जलाएंगे या क्यों साफ करेंगे? तब जाकर इस पर फॉरेस्ट, तब जाकर इस पर एक फसल या कोई भी एक ग्रेन वगैरह उगेगा। हाँ, लेट वी कम अगेन। तो फिर क्या, वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर फॉर कल्टिवेशन। फिर once the crop was ready and harvest they moved to another। अच्छा, एक बार ये हार्वेस्ट इन्होंने ले लिया, यानी फसल तैयार हुई, फिर ये दूसरी फील्ड पर जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से, हाँ, क्योंकि एक जो फील्ड है ये कुछ 12 से 13, कुछ जगहों पर 15 साल तक काम करेगा, उसके बाद ये फिर से मतलब अनफर्टाइल हो जाएगा, फिर ये मूव करेंगे दूसरे प्लॉट की तरफ, दूसरे पैच की तरफ। दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन, इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म थी, दैट वाई द कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसे एक और नाम से जाना जाता है, चैप्टर एग्रीकल्चर में आप पढ़ोगे शिफ्टिंग कल्टिवेशन, याद रखिएगा, वहां पर भी आपको है। तो ये टॉपिक आपस में बहुत ही, सब्सिस्टेंस फार्मिंग 10th में भी आता है। तो जब आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में भी आपको ये पढ़ना होगा अगेन। तो यही से आप याद रखिएगा, प्रिमिटिव मीन्स बेसिक। हाँ, याद रखिएगा, प्राइमरी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, प्राइमरी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, याद रखिएगा, ठीक है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। कुछ कैरेक्टर जो मैंने अभी कहे थे, कुछ कैरेक्टर्स, आई विल मेक सम कैरेक्टर्स ऑन द बोर्ड, मैं कुछ कैरेक्टर्स लिखूंगा जो आप ध्यान से सुनोगे। इनमें क्या क्या था, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी, ठीक है, चलिए समझते हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी याद रखोगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, वन बाय वन ध्यान से सुनिएगा। हाँ, यहां पर क्या होता था, फैमिली का यूज होता था, सॉरी, यूज ऑफ फैमिली मेंबर्स, हाँ, यूज ऑफ फैमिली मेंबर्स फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन के लिए कौन से लोग यूज होते थे? जो घर के ही लोग हो, जो फैमिली के ही लोग हो, जो फैमिली के ही मेंबर्स हो ना, वही सपोर्ट करते थे। हाँ, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता था, नेचुरल इरिगेशन का कॉन्सेप्ट था। नेचुरल इरिगेशन, ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल इरिगेशन, हाँ, यानी जो बारिश वगैरह होती थी, स्पेशली रेन्स, मॉनसून रेन्स कहिए या रेन्स कहिए, ठीक है, रेन पर ही डिपेंड था। नंबर 3, नेचुरल फर्टिलिटी। नेचुरल फर्टिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल फर्टिलिटी, कोई एक्स्ट्रा खाद वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, वही जो कुदरती तौर पर इसमें अपनी ताकत है, उसी के हिसाब से, उसी की मदद से ये फसलें उगाते थे। हाँ, नंबर 4, ये क्या करते थे, मूव करते थे, एक जगह पे खत्म हुआ तो मूव, हाँ, यानी मूवमेंट। ये याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर जाननी जरूरी है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ जुड़ी हुई थी। मगर क्या समझा गया, क्या वजह है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगी? एक्सपर्ट्स ने कहा, या हम कहेंगे डिक्स ने कहा, या यूरोपियंस ने कहा, या जब ये पॉलिसी बनी, जब ब्रिटिश या हम कहेंगे जब फॉरेस्ट एक्ट आया 1865 में, जब फॉरेस्ट एक्ट आया, याद रखिएगा, फॉरेस्ट एक्ट जब आया तो वहां पर फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। रिजर्व्ड, रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर अगेन, हाँ, फॉरेस्ट एक्ट, ध्यान से सुनना। ये फॉरेस्ट एक्ट क्या करेगा, ये फॉरेस्ट एक्ट याद रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट बनाएगी। फॉरेस्ट एक्ट फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में कैटेगराइज करेगा। पहली कैटेगरी रिजर्व्ड, दूसरी कैटेगरी प्रोटेक्टेड, तीसरी कैटेगरी अनक्लासिफाइड। अब जरा ध्यान से देखिए क्या क्या होगा, या हम कहेंगे जो तीसरी कैटेगरी होगी उसे विलेज फॉरेस्ट भी कहा जाएगा, याद रखना। अब मैंने क्या कहा, पहला क्या होगा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, और ये जो फॉरेस्ट्स होंगे ये गवर्नमेंट यूज के लिए होंगे, गवर्नमेंट यूज। अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो फॉरेस्ट्स की बनेगी वो कौन सी बनेगी, जो दूसरी कैटेगरी बनेगी वो बनेगी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। अब जो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, यहां पर प्रोटेक्शन दी जाएगी, यहां पर थोड़ी, यहां पर प्रिजर्वेशन की जरूरत होगी। जो तीसरी कैटेगरी होगी इसे विलेज फॉरेस्ट कहा जाएगा, या आगे जाकर इसे कहा जाएगा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स,
रिमेंबर, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना रिजर्व्ड, जहां जहां पे भी रिजर्व होगा, स्पेशली जो छोटा नागपुर संथाल एरिया है, यहाँ पर 2/3 लाया जाएगा किसके अंदर, रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था फॉरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ब्रिटिशर्स को 2-3 चीजें फीड करनी थी। नंबर 1, उन्हें फीड करनी थी रेलवे लाइन्स, इंडिया में भी और आउटसाइड द इंडिया में भी। उन्हें दूसरा जो बड़ा मसला पड़ा था वो था ब्रिटिश रॉयल नेवी। हाँ, ब्रिटिश रॉयल नेवी में भी क्या करना था, ब्रिटिश रॉयल नेवी के शिप्स बनाने थे। इसके बगैर उस वक्त अगर आप देखोगे तो इंडिया में कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, उसके लिए भी उन्हें चाहिए क्या, ट्रीज। तो जब आप ये सारी चीजें देखोगे और इस 2/3 जो इन्होंने क्या किया था, 2/3 इन्होंने डिक्लेयर किया था, 2/3 इन्होंने डिक्लेयर किया था क्या, फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व्ड रहेगा। तो वजह यही बनेगी कि बहुत सारे एरियाज के, स्पेशली छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे परगना में क्या होगा, लोगों को मूव करना पड़ेगा, गांव के गांव खाली करने पड़ेंगे। ठीक, इसीलिए यहां पर रेजिस्टेंस हुई, यही वजह बनी रेजिस्टेंस की। ठीक, ओके, लेट वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट वी सी क्या है कॉन्सेप्ट। सम वर द हंटर्स एंड गैदरर्स, जो मैंने पहले कहा कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स क्या थे, वो क्या कर रहे थे, वो सर्वाइव करते थे एनिमल हंटिंग पे या फॉरेस्ट गैदरिंग पे। यानी पहला हमने कहा शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, दूसरा हमने कहा वो क्या थे, हंटिंग गैदरर्स थे, जिनमें कॉन्ड्स उड़ीसा जो हंट करते थे, गैदर करते थे, फॉरेस्ट क्या क्या, वो हर्ब्स, मेडिसिन, और फिर मार्केट में बेचते थे, लोकल मार्केट में बेचते थे। और लोकल मार्केट में आउटसाइडर्स ने उनको फिर बाद में इन्फ्लुएंस किया, बिकॉज इन सेंट्रल इंडिया preferred not to work for others। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ट्राइबल often had to trade to get goods not available locally। फिर से आप देखिए, ट्राइबल्स often had to trade to get goods not available locally which made them dependent on traders and money lenders। ट्राइबल्स का जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ना, कुछ ऐसी चीजों के साथ ये डील करते थे जो मार्केट में लोकली अवेलेबल नहीं होती थी या लोगों के पास नहीं होती थी। अब जो इनके पास भी चीजें होती थी ना, उसका मार्केट आसानी से अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से पर्टिकुलर मनी लैंडर्स और पर्टिकुलर ट्रेडर्स के ऊपर इनका डिपेंडेंस था, जिस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स का इंटरफियरेंस इनके इलाकों में बढ़ा, जिस वजह से मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स ने इन्हें पैसा एडवांस में देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका मार्केट बढ़ा विद द इंटरफियरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग कर्जे के आदी हो गए या एडवांस के आदी हो गए, जिससे फिर इनकी जिंदगी आगे जाकर नरक बन गई। ठीक, वही हम यहाँ पर देखेंगे। दे मेनली रिलाइड ऑन द बार्टर सिस्टम। अब जरा देखिए, जितने भी ये बात याद रखने की जरूरत है कि ज्यादातर, क्योंकि इनके पास जो चीजें थी ना, इनके पास जो ट्राइबल्स के पास जो चीजें थी, जो जमा करते थे हंटर और गैदरर। अब जो गैदरर्स थे ना, वो क्या करते थे, जो चीजें उनके पास थी वो ज्यादातर आम लोग के पास नहीं होती थी। कॉन्सेप्ट पहला ये। दूसरा, अब जब वो चीजें ले जाते थे कुछ चीजें मार्केट में, तो वहां पर उनको चीज के बदले चीज ही मिलती थी, बार्टर सिस्टम। हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड के बदले गुड ही मिलेगा। हाँ, तो वही वो सिस्टम, या एक चीज के बदले दूसरी चीज मिलेगी, इस तरीके से गुजारा करते थे, क्योंकि इनके यहाँ पर कोई सेंट्रल एक्सचेंज सिस्टम नहीं था। रिमेंबर दैट, ट्राइबल्स, हाँ, ट्राइबल्स के यहाँ पर कोई सेंट्रल एक्सचेंज सिस्टम नहीं था, वो आप देखिएगा, याद रखिएगा। हाँ, तो ये भी एक रीजन था, इसीलिए हंटर गैदरर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कैसे? मनी लेंडर्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पर पड़ा। अच्छा, कुछ क्या करते थे ट्राइबल, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो कुछ एनिमल हर्ड करते थे। वो क्या करते थे, हर्ड एंड रियर एनिमल्स। मैंने पहले भी कहा, वो जानवरों को पालते थे, रियर करते थे। हाँ, उनके पास बड़े बड़े रेवड़ थे, और कुछ तो पेस्ट्रोलिस्ट्स थे। अब पेस्ट्रोलिस्ट्स क्या होता है, ये यहाँ पर मैकेनिज्म है। पेस्ट्रोलिस्ट्स वो ग्रुप हुआ जो अपने जानवरों को, जो हर्ड तो रखते हैं मगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या पास्चर्स पे, घास के बड़े बड़े मैदानों पे अपने जानवरों को घास खिलाते हैं। यानी दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रिमेंबर दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ। और कुछ क्या करते थे, कैटल और शीप को पालते थे। दैट मीन्स देयर इज अ वेरासिटी बिटवीन द ट्राइबल्स। रिमेंबर दैट थिंग। हाँ, एक वेरासिटी है, एक डिफरेंस है। सो उसी डिफरेंस को हम देखेंगे बेटा, यहां पर कहा गया अकॉर्डिंग टू द सीजन। और कुछ ग्रुप्स क्या करते हैं, सीजन के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ओके, सो द वैन गुजर ऑफ पंजाब हिल्स, यहां पर एक जगह नहीं मिलेगा आपको, सीजनल मूवमेंट मिलेगा,
या ज्यादातर ट्राइबल्स में सीजनल मूवमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, रिमेंबर दैट। हाँ, वैन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स, लाबाड़ीज ऑफ आंध्र प्रदेश, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स यूज्ड। हाँ, गडीज याद रखिएगा ऑफ कुल्लू एंड शेफर्ड एंड द बकरवाल्स। अच्छा, गुजर बकरवाल्स का आप जम्मू कश्मीर में देखिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर दैट गुज्जर एंड बकरवाल is a tribe of Kashmir now, but earlier it was a tribe of specially that comes from the Maharashtra and the Punjab area, राजस्थान एरिया। ठीक है, यहां से असल में मूव करते करते जम्मू कश्मीर की तरफ आए हैं। ये भी सीजनल मूवमेंट करते हैं, सर्दियों में प्लेन्स की तरफ आते हैं, गर्मियों में हिल्स की तरफ आते हैं। क्यों हिल्स में गर्मियों की तरफ क्यों आएंगे? क्योंकि वहां पर अच्छी खासी घास, ताजा घास और न्यूट्रिएंट घास उनको मिलती है। ठीक, हाँ, बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनके ब्रिटिशर्स ने आगे जाकर जब यहां पर हम देखेंगे फॉरेस्ट लॉज को जो बनाया, ग्रेजिंग लैंड्स पर जो इन्होंने कदगन लगाई, जो इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई, दैट मेक द लाइफ ऑफ दीज ट्राइब्स हार्ड, दैट मेक द लाइफ ऑफ दीज ट्राइब्स हेल्प। हाँ, क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए, ग्रेजिंग लैंड टैक्सेस बढ़ा दिए। रिमेंबर दैट। इन्होंने क्या क्या किया, हाँ, इन्होंने फॉरेस्ट लॉ के जरिए आगे बहुत सारा कुछ किया, क्योंकि इनके नजर में ट्राइबल्स क्रिमिनल्स थे। ठीक है, क्रिमिनल्स क्यों थे? क्योंकि इन्होंने रेजिस्टेंस स्टार्ट की थी किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो फॉरेस्ट एक्ट की वजह से बहुत सारी चीजें आई, ग्रेजिंग टैक्सेस हुए। हाँ, ये ब्रिटिशर्स ने खाली ग्रेजिंग टैक्सेस खाली इंडिया में नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजिंग टैक्स खाली इंडिया में नहीं लगा इन्होंने, आगे जाकर आपको अफ्रीकन कॉलोनीज में भी ये देखने को मिलेगा। और अफ्रीका की इकोनॉमी को अगर डिसबैलेंस करने में, डिसेबल बनाने में, तबाह करने में किसी का रोल है, दैट इज द दीज ब्रिटिशर्स। ओके, सो लेट अस कम टू द अनदर पॉइंट। ग्रेजिंग टैक्सेस इंप्लीमेंट कर देंगे। हाँ, क्रिमिनल एक्ट क्या कर देंगे? क्रिमिनल एक्ट इंप्लीमेंट कर देंगे, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक, ट्राइब्स एक्ट यानी मूवमेंट पर इनको और क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करेंगे मूवमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, याद रखिएगा। और बहुत सारी चीजें। नंबर 3, ये क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे, displace of villagers, displace of ट्राइब्स, ये भी हमें देखने को मिलेगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो जो ट्राइब्स है उनकी रोजी रोटी सब कुछ उनका छिन जाएगा, कल्चर सारा कुछ, मतलब उनकी लाइफ बिल्कुल ही ना के बराबर रहेगी। सो लेट वी सी हाँ व्हाट विल हैपन। तो जरा देखिए, सम टुक टू सेटल्ड कल्टिवेटर्स। हाँ, अभी हम देख रहे थे बहुत सारे इनमें ऐसे भी थे जो सेटल्ड कल्टिवेटर्स थे, स्पेशली हमें बंगाल वाले एरिया में देखने को मिलेगा। विद इन द संथाल्स देयर वर द सेटल्ड कल्टिवेटर्स। सेटल्ड कल्टिवेटर्स क्या होते हैं? those who used to cultivate different type of crops। दो कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे ट्राइब्स हमें देखने को मिलेंगे, कबाइल मिलेंगे, जो क्या करते थे, क्या करते थे बेटा, जो दोज यूज्ड टू, जो कल्टीवेशन करते थे, जो प्रोड्यूस करते थे, क्रॉप्स उगाते थे। हाँ, देखिए, सेटलिंग डाउन, क्या ट्राइबल ग्रुप बिगन टू सेटल डाउन, यूज प्लग्स एंड गेन लैंड राइट्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ट्राइब्स ने अब वो बाज़ाब्ता तौर पर एक जगह पे रुकने स्टार्ट हो गए और वहां पर जमीन ली, फॉरेस्ट को काटा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, टैक्स देने लगे किनको? ब्रिटिशर्स को। नंबर 2, क्लान राइट्स। ट्राइब्स लाइक द मुंडास बिलीव्ड लैंड बिलोंग्ड टू द एंटायर क्लान। अच्छा, कुछ का यहाँ पर यह भी मानना था कि जो जमीन है यहाँ की, कि ये एक पर्टिकुलर क्लान की, एक पर्टिकुलर ग्रुप की, पर्टिकुलर असामी की है। नंबर 3, परसेप्शन। ब्रिटिश व्यूड सेटलर ट्राइब्स गोंड संथाल एज मोर सिविलाइज्ड। एक परसेप्शन मैंने पहले भी कहा ना, संथाल्स और गोंडास को ब्रिटिशर्स ने समझा कि ये सिविलाइज्ड है जो बाकी ट्राइब्स है उनसे ज्यादा। तो परसेप्शन भी ब्रिटिशर्स का यहाँ पर जरूरी था। फिर उन्होंने संथाल्स को इंपॉर्टेंस दी, उनके लैंड वगैरह दी, उनका डिस्प्लेसमेंट। आप केस ऑफ बंगाल एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 में जाकर पढ़ सकते हो, संथाल वाला केस, जिसको ब्रीफली पढ़ना होगा। संथाल्स को इवन हेल्प भी की ब्रिटिशर्स ने टू सेटल डाउन। हाँ, सेटल डाउन याद रखिएगा, सेट होने के लिए संथाल परगना फिर वहां पर बना, क्लस्टर। परगना का मतलब क्या होता है? क्लस्टर ऑफ विलेजेस। तो एक परसेप्शन भी यहाँ पर था कि ये ज्यादा सेटल्ड है क्योंकि ये ज्यादा सिविलाइज्ड है। ये सिविलाइज्ड मतलब ये दे आर विलिंग टू अडॉप्ट द कल्चर, दे आर विलिंग टू अडॉप्ट द नॉर्मल लाइफ, दे आर विलिंग टू लीव लेफ्ट द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट दैट वर नोन एज द सिविलाइज्ड देन द हंटर गैदर्स। हंटर गैदर्स से ये ज्यादा सिविलाइज्ड, ज्यादा अच्छे लोग हैं। फिर देखेंगे टैक्सेशन इश्यू। मैंने पहले कहा हेवी टैक्सेशन भी एक बहुत बड़ी वजह बनी ट्राइब्स में कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, कॉलोनियल इंपैक्ट। ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स की लाइफ जो है, स्पेशली अगर हम देखेंगे मिशनरी सीकिंग टू चेंज, क्योंकि एक बड़ा मैकेनिज्म यहाँ पर यह भी था क्यों ट्राइबल
ट्राइबल्स ने रेजिस्ट किया, क्योंकि ट्राइबल्स के ऊपर जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो थी कि मिशनरी स्पेशली द क्रिश्चियन मिशनरीज वांट टू चेंज देयर रिलीजन। रिमेंबर, वांट टू चेंज द रिलीजन। ये कन्वर्जन करवाते थे। हाँ, ये नए नए मजहब व मसलक इनको क्या करवाते थे, एक्सेप्ट करवाते थे। दैट वाज द बिगेस्ट कंसर्न। फॉरेस्ट लॉज रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेडिशनल राइट्स, ठीक है, बिलीफ्स एंड फॉरेस्ट लॉज, क्योंकि जो ही इन्होंने ये चीज भी थी कि फॉरेस्ट लॉज बदलने के साथ जिंदगी का तर्ज तरीका बदल जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग, लेट अस सी। हाँ, व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स। अच्छा, ये जो ट्राइबल्स के चीफ होते थे, हेड थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ जरा देखेंगे बेटा। ट्राइबल चीफ्स बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले कैसे थे? ब्रिटिश रूल से पहले इनके पास पावर था, इनके पास अथॉरिटी थी, इनके पास जजमेंट थी, इनके पास सब कुछ था। रिमेंबर, इनके पास सारी चीजें थी ब्रिटिशर्स के पास। हाँ, सॉरी, ट्राइबल चीफ्स के पास। इनके पास अपने अपने ट्राइबल लॉज होते थे, इनके पास ट्राइबल अंडरस्टैंडिंग्स होती थी, इनके पास कंट्रोल था, हाँ, अपनी टेरिटरी में, वो जो ऊपर हमने डिफाइन किया है। हाँ, अब चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ अंडर ट्राइबल चीफ्स रिटेन लैंड टाइटल्स बट लॉस। हाँ, इनको लैंड राइट्स या टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन दी गई, राइट्स दिए गए, मगर ब्रिटिशर्स ने अपने कानून के जरिए इनकी जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे ना, वो छीन लिए। ठीक। अच्छा, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंपैक्ट, रेगुलेशंस देखने को मिला, रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिली, चीफ्स की अथॉरिटी खत्म हो गई। हाँ, इनको अब फॉरेस्ट, जो जिनका पहले फॉरेस्ट था, अब उन्हें फॉरेस्ट के ऊपर नजर गुजर रखनी होगी। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जरा पॉइंट पढ़िए। हाँ, ब्रिटिश रेगुलेशंस टुक अवे द चीफ्स अथॉरिटी टू मैनेज फॉरेस्ट एरिया। पहले ये ट्राइबल्स पूरा फॉरेस्ट नहीं देखते थे, अब वो पूरा फॉरेस्ट नहीं देख पाएंगे। देखने का मतलब ये नहीं है वो नजर से देखेंगे, नो, दैट मीन्स दे विल नॉट लुक आफ्टर, दे हैव टू लुक आफ्टर। पहले ये मैनेज करते थे सारा कुछ, कि कौन कितना कहां पे लकड़ी काट रहा है, कैसे क्या कोई कर रहा है। नाउ दे हैव बीन गिवन द अथॉरिटी टू, वी कैन से, कि पहले ये मालिक था, अब ये निगरान बन गया, अब ये खाली नजर गुजर रख सकता है, बाकी सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। यानी चीफ्स की जो अथॉरिटी है ना, अब इनकी मतलब ट्राइबल चीफ्स की अथॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश लॉ की मदद से खत्म हो रहे थे। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, ब्रिटिश प्रेफर्ड सेटल्ड ग्रुप्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स का यह मानना था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ने फॉरेस्ट को तबाह कर दिया है। ठीक, इसीलिए वो ज्यादातर हेल्प किनको मानते थे, ज्यादातर प्रेफर किसको करते थे? सेटल्ड ग्रुप्स को। हाँ, एम्ड फॉर स्टेबल रेवेन्यू सोर्स, क्योंकि मकसद क्या था ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद था, स्टेबल रेवेन्यू सोर्स। उन्हें पैसे से मतलब था, टैक्सेशन से मतलब था, कमाई से मतलब था। जब लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर करेंगे तो कमाई होगी। ठीक है, लीडिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट, इसीलिए बेटा इन्होंने क्या किया? लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी एक परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, कहां पर? इन्होंने एक परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ कम टू द डिफरेंट थिंग्स, वी विल सी व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स। के बाद जब आप आगे चलोगे, ठीक है, हमें क्या देखने को मिलेगा? अच्छा, फिर जिम कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ? ब्रिटिश स्ट्रगल सेटल जिम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यू टू इनफर्टाइल लैंड। हाँ, challenges with gym cultivators. The British struggle to settle gym cultivators in northeast India due to infertile land. अच्छा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला था जिमिंग के साथ क्या था, यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स था या जो जिमिंग था, तो इसके साथ क्या कॉन्फ्यूजन था? कॉन्फ्यूजन ये था कि नॉर्थ ईस्ट में जो ज़मीनें थी ना, वो फर्टाइल नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत चैलेंजेस इन कल्टीवेटर्स को था, स्पेशली दोज हु यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, प्रोटेस्ट्स भी देखने को मिले बहुत सारे ब्रिटिश के यहाँ पर। वाइडर स्प्रेड प्रोटेस्ट्स लेड द ब्रिटिश टू permit shifting cultivation in some forest areas. Widespread protest led the British to permit shifting cultivators in some forest areas. अच्छा, बहुत सारे यहाँ पर हमें जिसे कहते हैं ना कि आंदोलन भी देखने को मिले। हाँ, बहुत सारे वाइड स्प्रेड, बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले। हाँ, हुए भी। लेड टू ब्रिटिश टू परमिट शिफ्टिंग। अच्छा, उन्हें क्या देना पड़ा? इजाजत देनी पड़ी कि नहीं भाई, आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन
करो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी हालात हुए फॉरेस्ट एरियाज में। प्रोहिबिटेशन इन सेंट्रल रीजन्स, हाँ, इन मेनी सेंट्रल एरिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाज बैन्ड एंड स्पेसिफिक लैंड वर असाइन्ड फॉर कल्टिवेशन। अच्छा, जब आप देखोगे ना बहुत सारे एरियाज में शिफ्टिंग कल्टिवेशन बैन हो गई, हाँ, बट बहुत सारे एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलो किया गया। जहां जहां पर रेजिस्टेंस हुई, जहां जहां पर प्रोटेस्ट्स हुए, वहां वहां पर कुछ हद तक शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने दी गई। जहां जहां पर लोगों ने रेजिस्टेंस नहीं की, वहां वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दी गई, ठीक है। ये आप देखिएगा असाइनड फॉर, और वहां पर जमीन दी गई कि आप इस पर सेटल्ड एग्री, आप इस पर परमानेंट एग्रीकल्चर स्टार्ट करोगे, ओके। नाउ मूव, अब जरा देखिएगा फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इंपैक्ट। अच्छा, फॉरेस्ट लॉज का इंपैक्ट क्या था, मैंने इससे पहले 4 पॉइंट्स बताए थे, अब उन 4 पॉइंट्स को और आगे ले जाएंगे। जरा देखिए क्या है। हाँ, ट्राइबल ग्रुप्स लिव्स वर क्लोजली टाइड टू द फॉरेस्ट। देखिए, क्योंकि फॉरेस्ट कहां पर थे, कनेक्शन क्या था, फॉरेस्ट बिल्कुल, ये ना जो ट्राइबल्स थे ये फॉरेस्ट में रहते थे या फॉरेस्ट के करीब रहते थे। याद रखिएगा, या तो फॉरेस्ट में रहते थे या तो फॉरेस्ट के करीब रहते थे। ये फॉरेस्ट के ऊपर नजर गुजर भी रखते थे। हाँ, अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 4 मिलेगा आपको क्लास 9th में, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, वहां पे थोड़ा डिस्कशन इसके मुतालिक है, इनके बिलीफ इसके मुतालिक है। ये बड़ी बहुत ही मतलब इज्जत से फॉरेस्ट को देखते थे। कौन? जब हम बात करेंगे फॉरेस्ट सोसाइटीज की, बड़ी इज्जत से, बड़ी निगरान रखते थे, बड़े नजर गुजर रखते थे। दे यूज्ड टू रेस्पेक्ट द रिवर्स, दे यूज्ड टू रेस्पेक्ट द हिल्स, दे यूज्ड टू रेस्पेक्ट द वी कैन से द फॉरेस्ट्स। हाँ, कंजर्वेशन और कंजर्वेशन प्रोटेक्शन पे इनका बड़ा ध्यान था। मगर वहीं पर हमें क्या देखने को मिला, वहीं पर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिली कि फिर आगे जाकर इन्हें इसका दुश्मन माना गया। ये इसी में अपनी जिंदगी गुजारते थे, इसलिए ये फॉरेस्ट का रख रखाव, और इवन वॉचमैन देखे जा रहे थे कि वॉचमैन भी बहुत सारे फॉरेस्ट में थे जिनके एक्सपेंसेस यही लोकल लोग उठाते थे। इवन वहां पर एक एक्सचेंज सिस्टम भी हुआ करता था कि विलेज की अपनी अपनी बाउंड्री होती थी, उस बाउंड्री के आगे जो चाहेगा कि मुझे इस विलेज की बाउंड्री में से लेना है, एरिया में से लेना है, तो उसके बदले एक लिटिल फीस भी हुआ करती थी। हाँ, अब वो चीजों में ही चीज के बदले चीज ही मिलेगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम यहां पर था। तो वही चीज ब्रिटिश कंट्रोल, अब ब्रिटिश जो है फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, स्टेट मींस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगा, यानी कंट्रोल इसके ऊपर ले जाएगा, कंट्रोल करेगा। यानी जो फॉरेस्ट लॉज है ये फॉरेस्ट को प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे तो ये किसकी जिम्मेदारी बनेगी, गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट कौन चला रहे थे, ब्रिटिशर्स। अब फिर क्या होगा, रिजर्व फॉरेस्ट, मैंने पहले भी कहा था ये टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, हाँ, टिम्बर पहले ही मैंने कहा था, टिम्बर प्रोडक्शन के लिए जो टिम्बर है, जो लकड़ी है, वो या तो ब्रिटिश या तो रेलवे बिछाने के लिए यूज होगी। क्योंकि रेलवे में क्या था, रेलवे में आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना होगा, रेलवे में ऐसे ट्रैक्स बिछते हैं, यहां से एक आयरन, यहां और यहां से आपको आयरन की चैनल्स मिलेंगी। आज के उस जमाने में वहां पर क्या होती थी, ऐसे ऐसे बेटा स्लीपर्स, जिनको स्लीपर्स कहते थे, ठीक है, स्लीपर्स। क्लास 9th में आपको ये थोड़ा आपको इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में, फॉरेस्ट सोसाइटीज एंड कॉलोनियलिज्म में। तो इन स्लीपर्स, ये स्लीपर्स लकड़ी के होते थे, ये आपस में इस ट्रैक को जोड़े रखते थे, ठीक है। अब एक मील के लिए अगर आप देखोगे तो कुछ 1800 से 1900 के करीब क्या लगते थे, 1800 के करीब क्या लगते थे, स्लीपर्स लगते थे। ध्यान से सुनिएगा, स्लीपर्स लगते थे। यानी उसके लिए बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे, डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, ह्यूज डिफॉरेस्टेशन हो रही थी। और यानी इन ब्रिटिशर्स को, इन एक्सप्लॉयटर्स को इंडियन फॉरेस्ट चाहिए था किसी भी दाम पे। इन्हें फॉरेस्ट चाहिए था क्योंकि ब्रिटिश नेवी के लिए जहाज भी बनाने थे, वहां भी लकड़ी जाएगी। इंडिया में रेलवे बिछ रही थी, यूरोप में रेलवे बिछ रही थी, तो उसके लिए फॉरेस्ट चाहिए ना। अब फॉरेस्ट, क्योंकि इंडिया का जो फॉरेस्ट था, स्पेशली ये जो इंडिया का सेंट्रल हाईलैंड है, यहाँ पर बहुत अच्छा फॉरेस्ट था, वैल्यूएबल फॉरेस्ट था। तो अब क्योंकि उस फॉरेस्ट में लोग रहते थे जो रेजिस्टेंस करेंगे, उनको वहां से हटाना जरूरी था, और ऑलरेडी इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। अब वही चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिजर्व फॉरेस्ट मैंने पहले कहा, 2/3 फॉरेस्ट किसके इन्होंने डिक्लेयर किया था, इट इज फॉर द स्टेट, इट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, इट विल बी द यूज्ड फॉर द स्टेट। ये स्टेट की प्रॉपर्टी रहेगी और स्टेट इसको यूज करेगा। हाँ, वही चीज यहाँ पर देखी जाएगी। रिजर्व्ड एरियाज डिजिग्नेटेड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन व्हाइल विलेजेस वर सेटल्ड फॉर द चीप लेबर। और जो विलेजेस होंगे जिन्हें हम फॉरेस्ट विलेजेस कहेंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट विलेजेस। फॉरेस्ट विलेजेस क्या होंगे, ऐसे गांव जो चीप लेबर, या हम कहेंगे वेजलेस,
लेबर काम करेंगे, वेजलेस लेबर, वेजलेस लेबरिंग करेंगे, यानी वो काम तो करेंगे, ठीक है, यानी बिना पैसों के काम करेंगे क्योंकि उन्हें रहने की इजाजत दी जाएगी। ऐसे गांव जो पैसों के बगैर ब्रिटिशर्स के लिए काम करेंगे, मगर कौन सा काम? लकड़ी काटने का, पेड़ काटने का। उन्हें खाली इजाजत मिलेगी उन एरियाज में रहने की। उन्हें फॉरेस्ट विलेजेस कहा जाएगा, ठीक है, वो भी रिजर्व फॉरेस्ट में ही थे, फॉरेस्ट विलेजेस भी। रिस्ट्रिक्शन होगी, हाँ, यानी लोग यहां से कोई भी चीज खुद अपनी मर्जी से मूव नहीं कर पाएंगे। ये फॉरेस्ट लॉज का एक इंपॉर्टेंट, यानी फॉरेस्ट लॉज मैंने पहले भी कहा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रिटिश का कंट्रोल होगा, फॉरेस्ट को क्लासिफाई करेगा, रिजर्वड में रिस्ट्रिक्शन लगेगी, रिजर्वड फॉरेस्ट फिर रिस्ट्रिक्शन लगेगी। रिस्ट्रिक्शन के बाद आप देखोगे इंपैक्ट सबसे ज्यादा ट्राइबल्स पर होगा कि उनकी जो लाइवलीहुड है, ये जो लॉज हो गए ये उनको थ्रेट करेंगे, उनकी लाइफ के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए मुश्किल बनेगा। ट्राइबल्स की जिंदगी, कम्युनिटीज की, ट्राइबल कम्युनिटीज की जिंदगी बहुत मुश्किल बनेगी। तो ऑब्वियसली वहां पर जो है ना, हाँ, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा कि लोग मजबूर हो जाएंगे इनके खिलाफ रेजिस्टेंस करने के लिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अब जब ब्रिटिशर्स या फॉरेस्ट लॉज, ध्यान से सुनिएगा, फॉरेस्ट लॉज क्या करेंगे? फॉरेस्ट लॉज में एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि लोगों की जिंदगी मुश्किल बनेगी, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइफ मुश्किल बनेगी। जब इनकी लाइफ मुश्किल बनेगी तो दे विल रेजिस्ट, दे विल स्टार्ट द रेबल। अब ये बगावत स्टार्ट करेंगे, दे विल स्टार्ट वायलेटिंग द लॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, और हमला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मनी लैंडर्स ने भी इनकी लाइफ बिल्कुल मुश्किल कर दी थी। मनी लैंडर्स के साथ अब हम देखेंगे कि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भी इनकी लाइफ मुश्किल कर दी थी। हाँ, तो अब फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें अटैक्स देखने को मिलेगी, हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। चलिए आगे। हाँ, द सर्च फॉर वर्क। अब जरा देखिएगा ये सर्च फॉर वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, क्योंकि यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना, माइग्रेशन ऑफ वर्क, माइग्रेशन फॉर वर्क, ट्राइबल फेस्ड वर्सिंग कंडीशन एज दे हैड टू ट्रैवल फॉर फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क। क्योंकि अब इन्हें ना तो हंटिंग करने दिया जाएगा, ना गैदरिंग करने दिया जाएगा। हाँ, हंटिंग गैदरिंग तो खत्म, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी खत्म। अब ये अपने एरिया से मूव करना स्टार्ट करेंगे। मैंने जो इससे पहले कहा था डिस्प्लेसमेंट, जब ये डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे या दूर दूर जाएंगे काम के लिए। फिर रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर, फिर क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर्स कम पैसे पर काम देंगे, कम पैसे पर, लेस वेजेस पे काम देंगे। रिक्रूटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। अब यहां पर हमें एक और देखने को मिलेगा कि प्लांटेशन में क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में उस जमाने में स्पेशली 19th सेंचुरी में प्लांटेशन स्टार्ट कर दी थी। प्लांटेशन मीन्स बड़े बड़े प्लॉट्स पर एक ही तरह के प्लांट है, जैसे टी और रबर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। तो वहां पर अब लोकल्स को कॉन्ट्रैक्टर्स, स्पेशली काम देने वाले लोग क्या करेंगे? वहां पर इन्हें काम पे रखेंगे मगर कम मजदूरी पर, यानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज ट्राइबल पीपल स्टार्टेड। माइनस, और इसके बगैर माइनस पे काम मिलेगा, रिसीविंग बट लो वेजेस पर। हाँ, और ये घर भी नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी। रेबेलियन अगेंस्ट ऑपरेशन, ट्राइबल ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री रेबेलेड। अब पूरे इंडिया में हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्राइबल्स स्टार्ट करेंगे क्या करना? रेबल करना, जो हमने इससे पहले भी कहा, क्योंकि इनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या हो गए थे? रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, एक्सप्लॉयटेशन किया गया था ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के जरिए, और फिर ये क्या करेंगे? रेबल स्टार्ट करेंगे। मे बी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई ट्राइबल पीपल स्टार्ट रेबेलियन, तो आप उस वक्त कहोगे हाँ, फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द रेबेलियन ऑफ ट्राइबल पीपल, रिस्ट्रिक्शन, फॉरेस्ट लॉज, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। हाँ, अब जरा देखेंगे जो अपराइजिंग्स हुई ट्राइबल्स के जरिए। कोल अपराइजिंग 1831-32, संथाल अपराइजिंग 1855, मुंडा अपराइजिंग 1895-1900, बस्तर अपराइजिंग 1910। Okay, now let we see an important leader in the Chota Nagpur area that was known as Birsa Munda. This is the image imitated by the media or imitated by the NCRT about the Birsa Munda. अच्छा, बिरसा मुंडा सबसे इंपॉर्टेंट एक लीडर था, ठीक है, इमर्ज एज अ ट्राइबल लीडर हुआ क्योंकि जो ट्राइबल्स की परेशानियां और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता था। हाँ, पॉलिटिकल गोल इसका क्या था? वो चाहता था कि ये जो मिशनरीज है सबसे पहले एक्सपेल
ऑफ मिशनरीज, बिरसा मुंडा का जो सबसे मेन एम था, जो मिशनरीज है स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरीज वो बाहर निकले इन ट्राइबल एरियाज से, यहाँ मनी लैंडर्स दूर हो जाए। मनी लैंडर्स ने भी जिंदगियां मुश्किल कर दी थी लोगों की। हिंदू लैंडलॉर्ड स्पेशली जो दूसरा कंसर्न था, हिंदू लैंडलॉर्ड्स भी आगू से थे। गवर्नमेंट इस्टेब्लिशिंग मुंडा राज विद बिरसा एज इट्स लीडर्स, हाँ इस्टेब्लिशिंग, और क्या होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा इन्होंने कहा था फिर ये मुंडा राज चल रहा है, यानी बिरसा मुंडा का ही राज चल रहा है, और बिरसा मुंडा के खिलाफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स बिरसा मुंडा वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट द स्टेट, सो उन्हें हक था, फिर एज अ स्टेट हक था कि वो बिरसा मुंडा को या तो एलिमिनेट करे, या तो उसको अरेस्ट करे, या तो बिरसा मुंडा सरेंडर करे। ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा उस जमाने में इन ट्राइबल्स का लीडर था, राजा था। ओके तो अब जरा देखिए, हाँ अरेस्ट बिरसा मुंडा का हुआ, अरेस्ट 1895 में हुआ, हाँ आफ्टर हिज रिलीज 1897 में फिर वो रिलीज हुआ। ही टूर्ड, फिर वो गांव गया, ठीक है, सपोर्ट फिर से एक बार इसने कोलेक्ट सपोर्ट लिया। वो चाहता था कि हाँ अर्जिंग पीपल टू डिस्ट्रॉय द रावण। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वो रावण किनको कहता था, उसने कहा रावण, क्योंकि रावण आप देखोगे रावण का मतलब इविल, रावण का मतलब डेविल है, रावण का मतलब वो शख्स जो ट्रुथ के खिलाफ हो, जो सच्चाई के खिलाफ हो, उसको रावण कहेंगे। तो रिप्रेजेंटिंग हाँ डॉक्स एंड यूरोपियंस, याद रखिएगा अब हम देखेंगे जो भी आउटसाइडर्स थे, याद रखिएगा आउटसाइडर्स स्पेशली कौन होंगे, हाँ डॉक्स और यूरोपियंस जो आउटसाइडर्स है, या हम कहेंगे यहाँ पर डॉक्स किसको कहेंगे, अब यहाँ पर हम एक तो मनी लैंडर्स के लिए टर्म यूज होगी, मनी लैंडर्स नंबर 1, नंबर 2 मनी लैंडर्स के बाद एक और ग्रुप होगा, मनी लैंडर्स के बाद कौन होगा, मनी लैंडर्स के बाद लैंड लॉर्ड्स होगा, लैंड लॉर्ड्स, और नंबर 3 कॉन्ट्रैक्टर्स भी यहां पर आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने लोगों को क्या दिया, लोगों को जासा दिया कि हम आपको काम दिलवाएंगे, प्लांटेशंस में काम तो दिलवाया, मजदूरी दिलवाएंगे, मगर मजदूरी तो दिलवाई, वहां पर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन की हद हुई कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर स्टार्ट हुआ, जिसे फिर आगे जाकर इंडेंचर्ड लेबर आप देखने को मिलोगे, इंडेंचर्ड लेबर। और इंडेंचर्ड लेबर क्या है, इट इज अ हार्श लेबर सिस्टम, हार्श लेबर सिस्टम या मॉडर्न स्लेवरी। याद रखिएगा क्या देखने को मिलेगा, मॉडर्न स्लेवरी देखने को मिलेगी हमें यूरोप में, सॉरी इंडिया में, ठीक है। और वो किन के साथ, वो हमें इन्हीं ट्राइबल्स के साथ, दैट वाई बिरसा मुंडा स्टार्ट द स्ट्रगल, हाँ स्टार्ट, और एक सपोर्ट भी इसको कलेक्ट किया। डिक्लाइन, बिरसा मुंडा डाइड ऑफ कॉलरा इन 1900, ये इसे मारा नहीं गया बल्कि ये खुद मरा, हाँ इसकी मौत हुई, किसकी वजह से, कॉलरा की वजह से, लीडिंग द डिक्लाइन, और जिससे फिर ये बिरसा मुंडा मूवमेंट डिक्लाइन हुई। लेट वी मूव very Birsa made the law stricter so that money lenders could not exploit, इसने बड़े ही ब्रिटिश मेड द, फिर आगे जाकर हमें देखिएगा इफेक्ट्स ऑफ अपराइजिंग। अब अपराइजिंग का इफेक्ट क्या हुआ, जब मूवमेंट्स हमें देखने को मिली, क्या हुआ, वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें देखने को मिलेगा कि अब ब्रिटिशर्स इंटरफियर करेंगे, ब्रिटिशर्स यहाँ पर लॉ स्ट्रिक्ट बनाएंगे ताकि मनी लैंडर्स क्या कर सके, मनी लैंडर्स एक्सप्लॉइट ना कर सके, और आप देखोगे स्नैचिंग अवे, न कि इनकी जमीनें खा सके, ना इनको एक्सप्लॉइट कर सके, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी लॉज बनाए गए। और इट शोड द पावर ऑफ ट्राइबल्स, और यहां से हमें पता चला कि ट्राइबल्स में कितनी पावर है कि ब्रिटिशर्स को सुनना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने हक के लिए लड़ा था, ठीक, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बेसिकली इन्होंने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे मूवमेंट चलाए, इन्होंने मनी लैंडर्स पर हमले किए, इन्होंने मनी लैंडर्स के बगैर उस जमाने में स्कूल्स पर हमले किए, इन्होंने उस जमाने पर आर्मी पर हमले किए, पुलिस चौकियों पर हमले किए, टेलीग्राफ ऑफिस पर, बाजारों को लूटा, जिस वजह से फिर ब्रिटिशर्स मजबूर हुआ, 3 महीने ब्रिटिशर्स को लगे थे वापस कंट्रोल लेने के लिए, 3-4 महीने, लास्ट पर जब आप देखोगे जो संथाल वगैरह जहां परगना में 3 महीने या कुछ जगहों पर 3 महीनों से ज्यादा इनको क्या लगा, टाइम लगा। तो यहां से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इट वाज द ये चैप्टर जिसमें गोल्डन एज के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। सो गाइस, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। इंशाअल्लाह रहमान आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।